हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आईएएस में आए हुए आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह के प्रश्न कला एवं संस्कृति से पूछे गए हैं आईएएस के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में। आज की क्लास में हम लोग 2022, 2021 और 2020 में जो प्रश्न आईएएस में पूछे गए हैं कला एवं संस्कृति से, उसको हल करने वाले हैं। तो आज आपका पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नैतिपाकरण, दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, तीसरा है अवदान शतक और चौथा है त्रिष्ठिल लक्षण महापुराण। आपको बताना है कि इसमें से कौन से ग्रंथ हैं जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। आपके सामने कूट भी है और आपके सामने ऑप्शन भी है, आपको ध्यान से उत्तर देना है। देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, आयोग के द्वारा पूछा गया है और इसमें से कुछ कृतियों के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसमें हल कराया हुआ है। और उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि जो आपका ऑप्शन नंबर सही है वो है केवल और केवल आपका सही है दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आपका सही हो जाएगा। परिशिष्ट पर्वन ये आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। साथ ही आपका त्रिष्ठि लक्षण महापुराण ये भी आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आपका अवदान शतक ये और आपका जो पहला ऑप्शन है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपके जैन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। तो देखिए, इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं। ये 2022 में आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न भी 2022 का ही है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थल राज्य में स्थित है। अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन कौन से राज्य में स्थित है, उन स्थल और राज्यों का आपको क्रम या कूट बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित है। पहला है धौली उड़ीसा में है, दूसरा है एर्रगुडी आंध्र प्रदेश में है, तीसरा है जौगढ़ मध्य प्रदेश में है और आपका चौथा है कालसी कर्नाटक में है। तो इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने हाल ही में आप लोगों को अशोक के अभिलेखों में ये सारी चीज़ें सॉल्व कराई हैं। कौन सा राज्य और अभिलेख या शिलालेख सुमेलित है। देखिए, पहले में ऑप्शन दिया है केवल एक जोड़ी से ही सुमेलित है, दूसरे में दिया है केवल 2 जोड़ी से ही सुमेलित है, तीसरे में दिया है कि केवल 3 जोड़ी सम्मिलित है और चौथे में दिया है कि चारों सही सुमेलित हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है। और ये मेरे बच्चों के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें सॉल्व कराई हुई हैं। अशोक के अभिलेख से जुड़े हुए सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को लर्न कराया था। तो आप सभी को पता है धौली ये आपके उड़ीसा में है और धौली को तोसली भी कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो जौगढ़ है ये आपका ये भी कहाँ पे है, उड़ीसा में ही है और इसे समापा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है, इसे समापा कहा जाता है, यानी कि ये आपके मध्य प्रदेश में नहीं होगा। एर्रगुडी आपके आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। और आपका कालसी जो है ये आपका उत्तराखंड में है, इसलिए आपका ये भी सही नहीं है। जौगढ़ को समापा भी कहा जाता है और ये भी आपके उड़ीसा में ही स्थित है और इन दोनों को पृथक कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई थी। तो धौली और जौगढ़ दोनों आपके हैं उड़ीसा में, इसलिए सही नहीं है। 2 ऑप्शन आपका सही सुमेलित है, पहला और दूसरा सही सुमेलित है। उस हिसाब से आपके 2 ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 2 जोड़ी सही है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न मेरे बच्चों के लिए काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। आपको संगम साहित्य के बारे में बताना है कौन सी बातें हैं जो सही हैं, और बिल्कुल सिंपल, नॉर्मल और एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि संगम कविताएं भौतिक संस्कृति के किसी भी संदर्भ से रहित हैं। क्या ये सही है कि जो संगम कविताएं हैं ये जो भौतिक संस्कृति है यानी कि सांसारिक संस्कृति है, इसका इस पर कोई असर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। जो संगम कवि हैं उन्हें उस समय जो सामाजिक विभाजन था वर्ण व्यवस्था में, इसके बारे में वो जानते थे।
तीसरा कह रहा है संगम कविताओं में योद्धा नैतिकता का कोई संदर्भ नहीं था। क्या ये बात सही है कि जो संगमकालीन कविताएं हैं उसमें योद्धा की नैतिकता से जुड़ी कोई बात नहीं की गई है। चौथा कह रहा है संगम साहित्य जादुई शक्तियों को तर्कहीन बताता है। आपको इसमें से बताना कौन सा सही है, कोई एक ऑप्शन ही सही है और आपको वो बताना है। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा और नॉर्मल सा प्रश्न है। याद रखिएगा, अतिशयोक्ति वाली बातें बिल्कुल सही नहीं होती। दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, चाहे वो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, तो निश्चित ही कवियों को इसके बारे में जानकारी होगा ही होगा। तो ये आपका सही है। पहला गलत है कि इसे भौतिक संस्कृति का संदर्भ इन्होंने नहीं दिया, गलत है। ऐसे कविताओं में योद्धाओं के लिए भी कविताएं लिखी गई हैं, आम जनजीवन पर भी लिखी गई हैं। और संगम साहित्य में जो जादुई शक्तियाँ हैं इसको तर्कहीन बताएं, ये भी सही नहीं है। केवल और केवल आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ने हाल ही में सोमनाथ मंदिर वेरावल के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? यहाँ आपको सीधे सीधे बताना है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में कौन सी बात है जो सत्य है, आपको बस इतना ही बताना है। पहला कह रहा है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। दूसरा कह रहा है सोमनाथ मंदिर का विवरण अल बरूनी ने दिया था। तीसरा कह रहा है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वर्तमान मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है पहला तीसरा और चौथे में है सभी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप जब भी इसके बारे में पढ़ेंगे करंट से रिलेटेड तो आपको ये सारी बातें पता चलेंगी कि जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में वेरावल के पास है, जो कि नदी या समुद्र के किनारे है, बिल्कुल तटीय मंदिर है। और इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया था आपके उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने, जिसका लोकार्पण या अनावरण या उद्घाटन या जनता को समर्पित किया था हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान मंदिर को राधा कृष्णन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई या प्राण प्रतिष्ठा किया गया या उद्घाटन किया, तो ये सत्य नहीं है। इसको राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था और बनवाया था वल्लभ भाई पटेल ने। पहला बिल्कुल सही है कि सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है और सोमनाथ मंदिर का विवरण अल बर्नी ने दिया है। बिल्कुल इतना फेमस मंदिर है। और अल बर्नी आप सभी को पता है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूटा था, तो निश्चित ही अल बर्नी इसका वर्णन करेगा ही करेगा। तो देखिए, तीसरा अगर सही नहीं है तो आपका उत्तर आसानी से आ गया है। पहला दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है कि अल बर्नी ने इसकी चर्चा की है और साथ ही यह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुरैना के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है और एकदम कॉमन सेंस का है। पहला कह रहा है यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक गोलाकार मंदिर है। दूसरा कह रहा है यह भारत में निर्मित एक मात्र गोलाकार मंदिर है। तीसरा कह रहा है इसका उद्देश्य क्षेत्र में यानी कि जो उस क्षेत्र में वैष्णव पंथ को बढ़ावा देना था। चौथा कह रहा है इसके डिज़ाइन ने एक लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया है कि यह भारतीय संसद भवन के पीछे की प्रेरणा थी। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप सभी को मैंने बताया है कि आईएएस में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं होती, वही होता है जो सही होता है। तो आप सभी को पता है एक मात्र गोलाकार ये मंदिर होगा, ये तो संभव नहीं है। तो आपका दूसरा गलत है। अगर दूसरा गलत है तो आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन में है, यानी कि आपका चौथा भी गलत, आपका दूसरा भी गलत और आपका पहला भी गलत। आपका उत्तर आ चुका है बहुत आसानी से, बिल्कुल कॉमन सेंस से ही पहला और चौथा केवल और केवल सही हैं। यानी कि ये जो आपका मंदिर है ये कच्छप घाट राजवंश के शासकों के दौरान बनाया गया एक गोलाकार मंदिर है और यह भारत में निर्मित एकमात्र गोलाकार मंदिर नहीं है। दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है, ये वैष्णव पंथ को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया गया है। चौथा सही है, क्योंकि इसका जो आकार है वो संसद भवन जैसा दिखता है, इसीलिए कहा जाता है कि शायद इसी को देख करके संसद भवन का आकार गोलाकार बनाया गया होगा। तो पहला चौथा आपका सही है, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल और बिल्कुल कॉमन सेंस का है और बहुत आसान है। आईएएस में आया हुआ है 2000, ये भी आपका जो है 21 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक जगह के लिए जाना जाने वाला ये कौन सा, मतलब इसके बारे में सही है, याद रखिएगा।
बुर्जहुम चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है। क्या ये बात सही है कि जो बुर्जहुम है ये चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर के लिए जाना जाता है? दूसरा कह रहा है चंद्रकेतु टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तनों के बारे में। तीसरा कह रहा है गणेशवर तांबे की कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। तो बहुत आसान है, जो मैंने पढ़ाया है आपने अगर उसको सीरियसली पढ़ा है, समझा है, तो फिर आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं होगा। तो बताएंगे बच्चा लोग युग्म की सहायता से उत्तर देना है। पहला में देखिए केवल पहला है, दूसरे में पहला दूसरा है, तीसरे में केवल तीसरा है और चौथे में दूसरा तीसरा है। आप देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा जो बुर्जहुम है ये नवपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर में था। अगर ये नवपाषाणिक स्थल है तो मंदिर यहाँ होने की कोई मतलब संभावना ही नहीं है, क्योंकि मंदिर निर्माण कला तो मौर्य काल से शुरू हुआ। यानी कि पहला आपका गलत है। अगर आपका पहला गलत है तो आप देख लीजिए पहला दूसरा ऑप्शन हट गया, आपका बचा केवल 3 या 2 3। तो आप देख लीजिए इसमें जो सही है वो है आपका 2 और 3, यानी कि चंद्रकेतु टेराकोटा के लिए जाना जाता है। और आपका गणेश्वर तो तांबे की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ये मैं आप लोगों को बताई हूँ गणेश्वर संस्कृति के बारे में ताम्रपाषाण काल में। तो इसमें तो समस्या नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है आपको बताना है। इसमें से कोई एक स्टेटमेंट ही सही है और बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा अजंता की गुफाएं बाघोर नदी घाटी में स्थित हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ ये आर्ट एंड कल्चर में। दूसरा सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। क्या ये बात सही है? तीसरा पांडुलेना गुफा मंदिर नर्मदा नदी घाटी के में स्थित है। और चौथा कह रहा अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है जो सही है। और ये मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल हुबहू है, तो इसमें से तो समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग भूल गए हैं तो गलत करेंगे। आप सभी को मैंने बताया था कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये बाघोर नदी घाटी में स्थित है। यही आपका बिल्कुल सही है, बाकी सही नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये उत्तर कूट की सहायता से देना है और ये थोड़ा करंट रिलेटेड है, जब 2021 में पूछा गया था। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि बंगला को राष्ट्रीय भाषाओं में से एक बनाने की मांग पाकिस्तान के संविधान सभा में उठाई गई थी। आपके सामने है 2 स्टेटमेंट और आपके सामने कूट भी है। आपको बताना है ए में मतलब पहले में है केवल पहला, दूसरे में केवल दूसरा, तीसरे में पहला दूसरा और चौथे में कि कोई भी सही नहीं है। तो बताएंगे। कह रहा कौन सा है जो सही है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी जो है शानदार प्रश्न है। और याद रखिएगा बच्चा लोग इसमें आपकी दोनों बातें सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है और बंगला को राष्ट्रीय भाषाओं में से एक बनाने की मांग पाकिस्तान के संविधान में उठाई गई थी। तो आपका पहला दूसरा दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके सामने और एकदम कॉमन सेंस का है। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई शब्द संबंधित हैं किससे? उत्तर पश्चिम भारत के नृत्य रूप से, दूसरा संगीत वाद्य यंत्र से, तीसरा प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र से और चौथा है आदिवासी भाषाओं से। तो देखिए एकदम कॉमन सेंस का है और ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। आप सभी को पता है कि ये कोई संगीत वाद्य यंत्र तो है नहीं, क्योंकि आपने किसी भी संगीत वाद्य यंत्र का नाम ऐसा नहीं सुना होगा कि हल्बी, हो और कोई। साथ ही आपने उत्तर पश्चिम भारत में ऐसे कोई नृत्य भी नहीं पढ़े होंगे। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो ऐसा कोई नृत्य का नाम नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही आप देखेंगे प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र में भी कहीं हल्बी, हो या कोई शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। हो जनजातियाँ हैं जो हो भाषा को बोलती है और आपकी अन्य भी भाषाएं हैं, आदिवासी भाषाएं हैं। ये तीनों ही आदिवासी भाषाएं हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, तो बिल्कुल भी गलत ना करिएगा। कह रहा है स्थविरवादिन महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या ये सही है? ये लाइन तो बिल्कुल रटाया था मैंने आप लोगों को। लोकोत्तरवादीन संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कह रहा है महासंघिकों द्वारा बुद्ध को देवता बनाने से महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला। अब आपके सामने है कूट, पहला सही है, पहला दूसरा मतलब दूसरे में है दूसरा तीसरा सही है,
तीसरे में केवल तीसरा सही है और चौथे में है सभी सही हैं। तो आप सभी को पता है कि पहला तो सही नहीं है, इस हिसाब से चौथा तो होगा नहीं और पहला भी नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि जो स्थविरवादी हैं ये हीनयानियों से जुड़े हुए हैं और जो आपके महासंघिक थे वो महायान शाखा से जुड़े थे। तो पहला गलत हो गया था, तो इसलिए आपका ये भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, यानी कि सभी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकते। तो आपका जो सही है वो है दूसरा और तीसरा, जो कि तीसरा तो 100% सही है। महासंघिक ही महायान शाखा को आगे बढ़ावा देने वाले हैं, तो आपका तीसरा 100% सही है और दूसरा भी सही है। आपका दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है। सारी शब्दावली आपकी पढ़ी हुई हैं, थोड़ा बहुत बस कॉमन सेंस की आवश्यकता है। ये प्रश्न भी देखिए बहुत आसान है, मैंने पढ़ा रखा है आपको ये सारी चीज़ें। अगर आप लोग सीरियसली बातों को सुनते हैं, समझते हैं क्लास को, तो बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है परिव्राजक, त्यागी और पथिक थे। और दूसरा कह रहा है श्रमण उच्च पदवी वाले पुजारी थे। तीसरा कह रहा है उपासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित है। पहले में है पहला दूसरा सही है, दूसरे में पहला तीसरा सही है और तीसरे में है दूसरा तीसरा सही है और चौथे में है तीनों सही है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी हैं। तो इसमें तो आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके श्रमण हैं ये आपके उच्च पुजारी नहीं होते, बल्कि ये भी आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। यहाँ पे कह रहा उच्च पदवी वाले पुजारी, तो अगर दूसरा नहीं है तो देखिए पहला भी हट गया, आपका तीसरा भी हट गया और चौथा भी हट गया, बच गया ऑप्शन क्या 2। कितना आसानी से उत्तर आ गया बिना किसी मेहनत के। आप सभी को मैंने श्रावक श्राविका के बारे में बताया है, इन्हीं को श्रमण कहा गया है। तो ये उपासक हैं, ना कि उच्च पदवी के पुजारी। पहला बिल्कुल सही है, परिव्राजक मतलब जो भ्रमण कर करके अपने जीवन यापन को करते हैं, भिक्षायाटन करते हैं, यानी कि वो त्यागी होंगे और पथिक होंगे, त्यागी होंगे और हमेशा चलते रहेंगे। तीसरा सही है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उपासक, और श्रमण भी उपासक की तरह ही अनुयायी होते हैं, इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया है और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर केवल और केवल पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो बच्चा लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा, इसी तरह से सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान और एकदम कॉमन सेंस का है। निम्नलिखित में से किस शासक ने इस शिलालेख के माध्यम से, यानी कि एक शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को यह सलाह दिया, यानी कि एक शिलालेख है जिस पर लिखा गया है कुछ और उस राजा ने उस शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को कोई सलाह दी है, वो राजा कौन है? और ये सभी को पता होगा। जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक समर्पण के कारण अपने ही संप्रदाय की महिमा करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रशंसा करता है या दूसरे संप्रदाय पर दोष लगाता है, तो वह अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर चोट लगाता है। ऐसी महान सोच, ऐसी बड़ी विचारधारा, ऐसी उच्च कोटि की जो धारणा है, ये किसकी हो सकती है? तो निश्चित ही ये कौन हो सकते हैं? अशोक द ग्रेट। ये अशोक की बातें ही इन्होंने ही कहा, अगर आप अपने संप्रदाय की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के संप्रदाय की निंदा करते हैं तो आप खुद अपने संप्रदाय को हानि पहुंचा रहे होते हैं। ये स्टेटमेंट कहा है अशोक ने। तो टोटल आज आपके 13 प्रश्न थे। एक प्रश्न का नंबरिंग करना मैं भूल गई थी, इसलिए आपका 12 ही है, लेकिन टोटल प्रश्नों की संख्या है वो है 13। और ये 13 प्रश्न आपके 2022, 2021 और 2020 में जो पूछे गए हैं वही सारे मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और कोई समस्या नहीं हुआ होगा इसे सॉल्व करने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और सॉल्व करेंगे और कुछ नया आप लोगों को बताएंगे और साथ ही आप लोगों को ये भी रियलाइज़ कराएंगे कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बस उसे और भी ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। आप बहुत आसानी से IAS के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई हुई चीज़ों को गंभीरता से समझते हैं और उसको फील करते हैं और उस पर थोड़ा सा अध्ययन या चिंतन मनन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम ऐसे ही शानदार क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।